बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पीरियोडिक ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको समझने का तरीका यही है कि आप लोग बेसिक से चलें, तभी जाके आपको पूरी बात समझ आएगी। तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो आयनाइजेशन क्या होती है। आयनाइजेशन में आपको एक वर्ड पहले नज़र आ रहा है जिसे हम आयन कहते हैं। ये आयन, अब पीछे मैंने बहुत ही डिटेल से बताया था कि आयन की फॉर्मेशन कैसे है। आयन में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि एक कैटाइन आ जाता है प्लस एनाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये दो आयन है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ यहाँ कैटाइन की बात होगी, ठीक है। जो हम आयनाइजेशन में करें हैं वो क्या चीज़ होगी कि पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपना जो एक हो गया या बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो लूज़ करेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी में मींस के एनर्जी लगेगी, यूज़ होगी, ये भी एक चीज़ है। और आयनाइजेशन मतलब कि आयन को बनाने में जो एनर्जी लगेगी तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये अपनी मैंने वर्डिंग में बताया। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। वो कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस फेसेस। अब वो कहते हैं कि मेरे पास कोई भी एक एटम है, गैशियस स्टेट में है, तो उसमें से हमने क्या चीज़, एक अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ आउटर मोस्ट शेल में से, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पे जो एनर्जी लगेगी हम उसे कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है। वो मींस के एक आयन को बनाने में जो एनर्जी यूज़ होगी हम उसे कहते हैं कि वो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल एटम है जो कि गैशियस स्टेट में है और उसमें से हमने एक जो है एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को निकाला है खुद, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई भी एक्स है, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया जो गैसियस स्टेट में है, मैंने जी को डिनोट कर दिया है, मींस कि ये इसका फेस शो करे जो गैसियस है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक एनर्जी लगाई है और मैंने इसे पॉजिटिव कैटाइन में किया, मीन्स के यहाँ कैटाइन का मतलब ये है कि हम चीज़ निकाल रहे हैं तो ये कैटाइन बनेगा, हम दे नहीं रहे। हम जब देंगे तो मेरे पास एक और वो आ जाएगा, वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया, मीन्स कि हम निकाल रहे हैं तो कैटाइन बनेगा जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि हम आयन बना रहे हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी इज़ दी एटॉमिक प्रॉपर्टी। ज़ाहिर बात है एटम पे बात हो रही है तो एटॉमिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इज़ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये क्या है कि ये अपोजिट है। जब आप लोग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ये अपोजिट क्यों है। द लोअर दिस एनर्जी इज़ मोर रेडली द एटम। अच्छा, ये कहते हैं लोअर दिस एनर्जी इज़ मोर रेडली द एटम, ये दो बार आ गया, बिकम कैटाइन। वो कहते हैं जितनी ये ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, उतना जल्दी क्या होगा कि कैटाइन बनने में वो हेल्प करेगी। अच्छा, अब एक चीज़ समझे कि वो कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मेजर ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू फोर्स एन एटम टू गिव अप एन इलेक्ट्रॉन और हाउ इट टाइटली इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड इन एटम। एक चीज़ ये समझें कि मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं कि हम कोई भी फोर्स है जो एक एटम पे लग रही है और वो चाहते हैं कि वो फोर्स चाहती है एटम से कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दो, मीन्स कि गिव अप कर दो, निकाल दो। या फिर हम इससे ये भी देख सकते हैं कि एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइटली बाउंड किया हुआ है, उस पर कितनी एनर्जी लग रही है। जिस पे ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो बहुत टाइटली बाउंड होगा, जो जिस पे कम मतलब लूजली बाउंड होगा उस पर कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको एनर्जी लगाने की। कोई चीज़ है, कोई बंदा है जो बहुत ही टाइटली उसने किसी रस्सी को पकड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो बंदा उस रस्सी को छोड़े, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी कि वो उस रस्सी को छोड़ दे। लेकिन जब उसने बिल्कुल ढीले हाथों पकड़ा हुआ है तो आपको इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है उसे छुड़वाने के लिए। सेम केस इलेक्ट्रॉन और एटम का होता है, मीन्स कि वो चाहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी चाहती है कि ये निकाले अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, वो कैटाइन बन जाता है। फिर आप लोग ये देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी में पहली आयनाइजेशन जिसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एक बार जब, और जब दोबारा उसी कैटाइन में से एक और निकालोगे तो सेकंड होगी। अब दोबारा उसी कैटाइन में से एक और निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेट सपोज ये मेरे पास कोई भी गैसियस न्यूट्रल एटम है गैसियस स्टेट में,
कोई भी जिस पे मैंने एक एनर्जी लगाई और इसका एक क्या बना दिया, कैटाइन बना दिया, और इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर दिया, तो मैं इसे कहूँगी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब कोई भी और एटम है जिसने यही एटम दोबारा से आएगा, अब दोबारा से अगर मैंने इस पर एक और एनर्जी लगाई और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरे पास +2 आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फिर देखिए कि उसी एटम में से मैंने दोबारा से, अब +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैंने दोबारा एनर्जी लगाई और क्या किया कि मैंने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या था कि सबसे ज़्यादा जो लगे, एक कैटाइन जो बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें से दोबारा से, उसमें एटम ऑलरेडी कम है क्योंकि उस पर डेफिशिएंसी आ गई, हमने एक निकाल लिया। अब मैं यहाँ तो चलो ये तो इसके पास तो एटम थे ना, मीन्स के ये देखें ये x था, मैंने इसे x पॉजिटिव किया। ठीक है, अब दोबारा मैंने जो है इसे x डबल पॉजिटिव किया, फिर दोबारा मैंने इसे ट्रिपल किया। ठीक है, एक चीज़ समझें कि मेरे पास इस पे इतनी एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी इसने एक सिर्फ दिया है और इसके पास है। अब उसके पास मज़ीद डेफिशिएंसी हो गई है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो न्यूक्लियस थोड़ी चीज़ हैं, थोड़े आपके पास बंदे हैं पढ़ाने के लिए, तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा उन पे अच्छी तरह से। लेकिन अब मज़ीद थोड़े हो गए हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएं। तो इसी तरह एक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन से इस पे इतनी एनर्जी नहीं लग रही थी, लेकिन जब हमने दूसरा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की तो ऑलरेडी वो कैटाइन बना हुआ था, एक आयन बना हुआ था, उसने अपने और भी न्यूक्लियस ने टाइटली बाउंड किया हुआ था अपने इलेक्ट्रॉन्स को कि ये जितने थोड़े हैं ये तो ना जाएं एटलीस्ट। तो हमने जब दूसरा उसे कहा कि भाई तुम दूसरा भी हमें दे दो, तो उसने बहुत मुश्किल से दिया। अब हमने फिर क्या किया कि तीसरे का कहा, उस पर हमारी ट्रिपल एनर्जी लगी कि हमने ऑलरेडी 2 निकाल रहे थे और वो जो जितने बचे हुए थे वो इतना टाइटली बाउंड थे न्यूक्लियस से कि वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था कि, तो हमने एनर्जी ज़्यादा लगाई कि वो अपना तीसरा भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, गिव अप कर दे, मीन्स के निकाल दे। तो ये ऑर्डर है। ठीक है, अब अगर एक चीज़ देखें यहाँ पे कि मेरे पास क्या है कि ये ग्रुप टॉप टू बॉटम है, तो मैंने ऐसे बिल्कुल बनाया। अब लिथियम देखें, इसके शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम के, अब ये टॉप टू बॉटम मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन टू ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स एज द रिजल्ट होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट्स आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज on descending a group shielding effect caused by valence electron increases with result in decrease of ionization energy। एक चीज़ ये समझें कि मेरे पास जब टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के, अब इसको अट्रैक्ट करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बजाय ये 2 रास्ते में आ गए, इसके अलावा ये भी सारे हैं, तो ये मेरे पास शेल इंक्रीज़ होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, तो मेरे पास टॉप टू बॉटम रेडियस भी इंक्रीज़ होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास डिक्रीज़ होगी। मुझे इतनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इसको निकालने के लिए ज़रूरत है क्योंकि ये कम है, न्यूक्लियस खींच सकता है इसे अपनी तरफ, खींचेगा तो ये टाइटली बाउंड होगा, इस पर इतनी ज़्यादा नहीं, और इस पर तो बिल्कुल भी मुझे नहीं ज़रूरत इतनी एनर्जी लगाने की, तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी ना, मुझे इतनी एनर्जी की नहीं ज़रूरत क्योंकि वो खुद न्यूक्लियस से दूर है शेल ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि मैं एनर्जी लगाऊँ और उससे निकालूँ। हाँ, जब यहाँ से जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, शेल जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब न्यूक्लियस के करीब होंगे और टाइटली बाउंड होंगे तब मुझे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एक चीज़ को, एक ताकतवर बंदे से चीज़ लेना मुश्किल है, एक जो बिल्कुल ताकतवर है नहीं या कोई बहुत ही हेल्दी है तो उसमें इतनी ताकत नहीं है तो वो अपने दे देगा क्योंकि दूर है उससे चीज़ें, ये दूर है न्यूक्लियस से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि ग्रुप ए के जो है उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मीन्स के जो मेटल हैं ग्रुप ए बिल्कुल पहला हाइड्रोजन वाला, उनकी बहुत ही लो आयनाइजेशन एनर्जी है as is expected since these elements only have one electron in their highest energy levels, the first electron added to principal energy level is easily removed। मीन्स के मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो s वाले हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, वैलेंस वाला s में आ रहा है क्योंकि वो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं, मीन्स के जो पहला ग्रुप है तो उनका s में आ रहा है। s में हमारे पास इतना ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ईजिली उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि उनके पास एक ही s होता है जिसमें चीज़ें ऐड हो रही होती हैं,
उनका लास्ट शेल क्या होता है एस, तो उनमें से एनर्जी इतनी मतलब कि हम इतनी एनर्जी नहीं लगाते इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, तो इजीली रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2, अब उसके साथ वाला जो ग्रुप है टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, जिसमें पहला एक हाइड्रोजन वाला है जिससे हमने 1A का है। अब दूसरा उसी के साथ वाला देखें, एलिमेंट डिक्रीजेज इन मूविंग डाउन टू ग्रुप बिकॉज बट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज ऑफ एलिमेंट group 1A element in the same period. This is due to fact that the group 2A elements have smaller atomic radii and high effective nuclear charge. वो कहते हैं कि अगर मैं पहले का देखूँ, मैंने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन उनकी एनर्जी लो होती है। फर्स्ट मीन्स के जब पहले बिल्कुल एक गैशियस एटम न्यूट्रल जो होता है उसमें से निकलते हैं तो उसकी लो होती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर उसके साथ वाले ग्रुप की देखें तो वो कहते हैं उसकी भी जब नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लेकिन हमारे पास वो ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो कहते हैं इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे, इनकी तो बिल्कुल लो होती है, इनकी भी लो होती है लेकिन इनसे ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है? वो कहते हैं कि ये इसलिए होती है कि दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द ग्रुप 2 एलिमेंट हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई एंड हाई। वो कहते हैं वो इसलिए होती है कि इन एलिमेंट्स जो होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका एक तो रेडियाई स्मॉल होता है, हमने रेडियस का ट्रेंड पढ़ा कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, इनका जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है या सॉरी स्मॉलर होता है, डिक्रीज होता है, एंड दी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे। Thus, their valence electrons are held more tightly than those of preceding alkali metals of same group. Moreover, since pair of electrons in an S is more stable than single electron, more energy is required to remove an electron from the filled outermost S orbital of group 2A elements than to remove the single electron from half-filled outermost S orbital of alkali metal. ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है कोई भी जैसे अल्कली मेटल हैं, ये वाले ग्रुप 1A वाले, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनकी बहुत लो है, इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। इनका भी ज़्यादा होने की वो ये बताते हैं हमारे पास कि इनका एक तो स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई होता है और बाकी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास, आपको पता है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता जाएगा हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मोर टाइटली बाउंड करता जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक रेडियाई तो होगा डिक्रीज, वो तो होगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो है एस ऑर्बिटल दोनों का है आउटर मोस्ट, लेकिन जो बिल्कुल अल्कली वाले होते हैं ना, इनमें ये आउटर मोस्ट जो इनका आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल फील्ड होता है, इस पर इतनी एनर्जी नहीं लगती निकालने में, लेकिन जब हम दूसरे उसमें आते हैं ग्रुप में, उनका हाफ फील्ड होता है, मीन्स के आधा फील होता है, तो उसको बहुत एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, उनकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इनसे ज़्यादा होती है। आप वेरिएशन इन पीरियड में देख लें कि मेरे पास एज वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज। अच्छा, एक और चीज़ जो है ये भी आपने देखी है कि वेरिएशन में ग्रुप में हमने लेफ्ट टू राइट ये कहा था कि इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ऐड होता जाता है उसमें, ठीक है। जब वो होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक रेडियस वो होगा डिक्रीज होगा, और इसमें हमारे पास जब मोर टाइटली बाउंड करेगा, एक एटॉमिक रेडियस कम होगा और न्यूक्लियस मोर टाइटली बाउंड करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। बोथ इफेक्ट आर ड्यू टू फैक्ट दैट ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एलिमेंट टू अनदर, electrons are being successively added to the same principal energy level while nuclear charge is increasing. शेल चेंज नहीं होगा, उसी में एटम भरते जाएंगे, ठीक है, एटम ज़्यादा होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शील्ड ईच अदर पुअरली फ्रॉम इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, एज रिजल्ट देयर इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, दिस कॉज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। हाउएवर देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच शो इरेगुलर ट्रेंड। फिर वो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो इरेगुलर ट्रेंड्स मीन्स वेरिएशन कॉज करते हैं, वहीं डी ब्लॉक में तकरीबन होगा, या हमारे पास जो है और
जो हैलोजन और इनकी फैमिली में थे, तो ये वेरिएशन शो करेंगे, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज शो करेंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल बातें थी जो हमने पीछे न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसके अलावा हमने क्या एटॉमिक साइज पढ़ा। तो ये चीज़ें सब उनको इकट्ठा करके फिर आयनाइजेशन एनर्जी आपको बता रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग ये देखें, बोरॉन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन दैट ऑफ बेरिलियम, ठीक है। बोरॉन मेरे पास क्या है 5 है और बेरिलियम आई थिंक 4 है। इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट पी ये पी में है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। Hence, it requires less energy to remove an p electron as an s electron from the same principal energy level, since n p orbital is higher in energy than n s orbital। मसला ये है हमारे पास कि ये s में है, ये p में है। अब बोरॉन जो है पहले S आता है, ये देखें ये न्यूक्लियस है, इसके पास पहले S आता है फिर P होता है। P वाले में से निकालना आसान है, S वाला न्यूक्लियस के साथ पड़ा है तो इस पर एनर्जी ज़्यादा लग रही है, न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बजाय इसके। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो है ये चीज़ें आप लोग समझें कि बोरॉन की जो है वो क्या है, लोअर है, क्योंकि बोरॉन हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, आप लोग ये देख सकते हैं। आई थिंक बेरिलियम 4 है एंड बोरॉन इज़ 5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बताया गया कि हैंस इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव। तो पी वाला ऊपर आ जाता है, एस वाला अंदर आ जाता है, तो पी वाले में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी फिर लो होगी जब आसान है। तो द आयनाइजेशन एनर्जी अब ऑक्सीजन की करते हैं, ऑक्सीजन 8 है, स्लाइटली लेस दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन 7 है नाइट्रोजन। देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बताई गई है, पी में 3 है, विच थ्री ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब एक एक इलेक्ट्रॉन px, ये देखें 2px, फिर 2py और ये 2pz, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब वो कहते हैं कि इन सब में आ जाता है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मस्ट एंटर वन ऑफ दीज p। और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में हमारे पास यहाँ पे 4 आते हैं, मीन्स कि उसका है 1s2, 2s2 और 2p4, क्योंकि 8 है ना, 4, 6 और 8, तो 2p4 है, तो इसमें भी 2px आएगा, 2py आएगा और ये 2pz आएगा। अब एक एक इन सब में इलेक्ट्रॉन तो आ गया, अब एक और रहता है क्योंकि यहाँ 4 है, तो वो इसमें से किसी एक के में पेयरिंग करेगा ऐसे। तो कहते हैं वो किसी में, तो it will then encounter repulsion and will therefore be less stable and easy remove from oxygen। फिर जब ये इसमें आ गया है सेम इलेक्ट्रॉन, इसमें जब एक में आ गए, लेट सपोज मैंने x में डाल दिए, तो ऑटोमेटिकली ये रिपल्जन शो करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये रिपल्जन करेंगे तो जो चीज़ खुद ही लड़ रही है आपस में, तो उन्हें वहाँ से निकालना आसान है। 2 बंदे कमरे में लड़ रहे हैं, आप एक को कहते हैं बाहर निकल जाओ, वो खुशी से जाएगा कि भाई यहाँ से मुझे निकालो, मुझे यहाँ मुश्किल हो रही है रहने में। तो सेम केस यही है, जब रिपल्जन हो रही है तो उसे निकालना आसान है, क्योंकि वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। आसान है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली कम लगेगी। सिमिलरली थर्ड ग्रुप में हायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg एज कम्पेयर टू Al एंड phosphorus as compared to sulfur can also be explained on this same line of argument। अगर इनकी देखा जाए तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की या फास्फोरस सल्फर की, तो इनका भी सेम यही है कि हमारे पास रिपल्जन होगी जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी लो लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही उसमें ऑक्यूपाई करेगा। तो 2 जब ये अपोजिट स्पिन में करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है जी। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।